नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बिहार विधानसभा चुनाव का रण अब और दिलचस्प हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दलों ने चुनावी मोर्चे पर अपने अपने एमपी कार्ड खेले हैं। भोपाल से उठी कांग्रेस की रणनीति अब पटना तक पहुंच गई है। वहीं बीजेपी ने बिहार को 5 जोन्स में बांटकर मध्य प्रदेश के दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी है। सवाल है कि क्या बिहार की सियासत में मध्य प्रदेश के महारथी बाजी पलट पाएंगे? आइए देखते हैं जमीनी रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में इस बार मध्य प्रदेश का सीधा दखल नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल बिहार की रणनीति तय करने के लिए मध्य प्रदेश के नेताओं पर भरोसा जता रहे हैं। सवाल उठता है कि बिहार की राजनीति में मध्य प्रदेश का ये कार्ड कितना असरदार साबित होगा और क्या ये चुनावी नतीजों को बदल पाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने भी मध्य प्रदेश के नेताओं पर बड़ा दांव खेला है। बीजेपी ने बिहार को 5 जोन में बांटा है, जिनमें मिथिला और तिरहुत की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश भाजपा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह को दी गई है। वहीं प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा 12 जिलों की 58 विधानसभा सीटों की देखरेख कर रहे हैं। ये दोनों नेता लगातार बिहार में बैठकें कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर तक सक्रिय करने पर जोर दे रहे हैं। बीजेपी ने बिहार चुनाव में मध्य प्रदेश के कुल 6 दिग्गज नेताओं को जिम्मेदारी दी है। खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को पटना और बेगूसराय, खेल मंत्री विश्वास सारंग को सिवान, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को गोपालगंज, सांसद अनिल फिरोजिया को गया, खरगोन सांसद गजेंद्र पटेल को खगड़िया और पूर्व सांसद डॉक्टर केपी यादव को समस्तीपुर भेजा गया है। स्पष्ट है कि पार्टी बिहार चुनाव को लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहती और मध्य प्रदेश के नेताओं की माइक्रो मैनेजमेंट पॉलिसी पर भरोसा कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का संगठन सभी प्रदेश संगठनों में अग्रणी रहा है। ये ठाकरे जी की भूमि है। ऐसे में जब भी अन्य राज्यों में चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता नेतागण जाते हैं और वहाँ पर चुनाव जिताने में अहम भूमिका अदा करते हैं। और इस बार भी बिहार चुनाव में हमारे कई नेतागण, हमारे प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री श्री हितानंद जी समेत हमारे कई वरिष्ठ नेतागण वहां पर जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल जी, इन सबको बड़ी जिम्मेदारी मिली है और अन्य भी नेतागण विभिन्न लोकसभाओं का दायित्व संभाल रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी बिहार चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने की योजना बनाई है। इनमें जीतू पटवारी, कमलेश्वर पटेल, अरुण यादव, सचिन यादव, उमंग सिंघार, ओमकार मरकाम और आरिफ मसूद जैसे नाम शामिल हैं। ये सभी नेता न सिर्फ प्रचार में बल्कि जातीय समीकरणों और संगठनात्मक मजबूती में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। पूर्व विधायक कुणाल चौधरी को बिहार कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी का सदस्य बनाया गया है। इसके अलावा प्रियव्रत सिंह, पंकज उपाध्याय, अनुपमा आचार्य और आरिफ मसूद को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नेताओं की जोनवार जिम्मेदारियों की आधिकारिक घोषणा जल्द की जाएगी। हाल ही में पटना में हुई कांग्रेस कार्य समिति की विस्तारित बैठक ने चुनावी सरगर्मी बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बैठक को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश में परिवर्तन की शुरुआत बिहार से होगी। और ये मान के चलिए कि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी की न केवल बिहार बल्कि दिल्ली सरकार को ये चुनाव में एक ठोक देगा। और मध्य प्रदेश से भी बहुत से नेता वहाँ पहले से हैं और भी जाएंगे, उनकी यात्रा में भी प्रभारी रहे हैं। ये चुनाव हिंदुस्तान की राजनीति को पलट देगा और ये मान के चलिए कि बिहार चुनाव तो हम जीतेंगे, 28 में मध्य प्रदेश जीतेंगे और 2029 में लोकसभा के बाद राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। तो तस्वीर साफ है, बिहार का रण इस बार मध्य प्रदेश की राजनीति से गहराई से जुड़ चुका है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मध्य प्रदेश के दिग्गजों को चुनावी रणभूमि में उतार चुके हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि मध्य प्रदेश भाजपा का संगठनात्मक ढांचा और बूथ प्रबंधन देश भर में मिसाल माना जाता है। इसी अनुभव को बिहार में उतारकर पार्टी चुनावी लाभ लेना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी जातीय समीकरणों को साधने और मुस्लिम, ओबीसी, एससी, एसटी वोट बैंक पर पकड़ मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश के नेताओं पर भरोसा जता रही है। अब देखना होगा कि स्थानीय मुद्दों और बाहरी रणनीति के बीच बिहार की जनता किसे प्राथमिकता देती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। बिहार का रण, एमपी का प्रण, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ पैनल में बीजेपी प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी हैं। योगेश जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता शहरयार खान जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। शहरयार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार राजेश आगल जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। योगेश गुप्ता जी, जिस तरह से बिहार में अब कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के नेताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कमान संभालने की, कांग्रेस भी मोर्चे पर है, ऐसे में बीजेपी कितनी आश्वस्त है कि जो बड़े नेता मध्य प्रदेश से बिहार जाएंगे वो कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन हो पार्टी का, ये सुनिश्चित करके लौटेंगे? देखिए अमित जी, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को गौरवान्वित करने वाली बात है कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के दिग्गज राजनेताओं पर जिस प्रकार अपना भरोसा जताया है जी, वो यूं ही नहीं जताया है जी। पिछले 20 वर्षों का अगर आकलन करें तो मध्य प्रदेश ने अपने संगठन को साल दर साल न केवल मजबूत किया बल्कि अपेक्षा के अनुकूल रिजल्ट और परिणाम भी दिए हैं राष्ट्रीय नेतृत्व को। तो यह एक बहुत बड़ा कारण है। और जिन नेताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है विगत 15-20 सालों में, उनकी भूमिका निश्चित रूप से सराहनीय रही है। और पूरे देश में मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के संगठन का उदाहरण दिया जाता है कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का संगठन सर्वश्रेष्ठ है। और कहने का मतलब यह है कि निश्चित रूप से जो पूर्ववर्ती मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं माननीय वीडी शर्मा जी, और उनके पहले जो पूर्ववर्ती अध्यक्ष रहे हैं जी, उन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, तत्पश्चात डॉक्टर मोहन यादव की सरकार, जो संगठन और सत्ता के बीच में तालमेल है जी, वो एक बहुत बड़ी वजह है जो अपेक्षा के अनुकूल रिजल्ट आए। और विगत लोकसभा चुनाव में तो 29-0 का रिजल्ट, इसको एक प्रमाण पत्र दिया है मध्य प्रदेश की जनता ने कि सरकार और संगठन निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। कमोवेश उन्हीं नीतियों को साधते हुए हमारे सारे वरिष्ठ नेता बिहार में अपना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। सभी वरिष्ठ नेताओं को शुभकामनाएं देता हूं और उनसे जो राष्ट्रीय नेतृत्व को अपेक्षाएं निश्चित रूप से वो उसमें खरे उतरे इस परीक्षा जी। शहरयार खान जी, क्या कांग्रेस को भी ऐसी ही अपेक्षा है? कितनी कॉन्फिडेंट है कांग्रेस अपने नेताओं को लेकर बिहार में? देखिए अमित जी, आपने देखा हो राहुल गांधी की जो वोट चोर गद्दी छोड़ यात्रा थी, उसने पूरे बिहार में तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की उस जोड़ी को स्वीकार करा है। उसी से भाजपा परेशान होकर एन-कैन प्रकरण दूसरे प्रदेशों से संगठन के लोगों को लाकर वहां पर डिपोर्ट कर रही है। लेकिन जो बिहार की जनता है उसने मानस बना लिया है कि बिहार में परिवर्तन होना है। एक अचेत मुख्यमंत्री के रूप में वो नीतीश कुमार को देख रहे हैं और वहां पर विकास की गाड़ी रुकी हुई है और भाजपा के नेता लगातार भ्रष्टाचार में वहां पर सम्मिलित हैं और बिहार की जनता अपने को ठगा और उपेक्षित महसूस कर रही है। वहां के युवाओं पे जो लाठियां भांजी जा रही हैं वो नीतीश कुमार को दिख नहीं सकती क्योंकि वो अचेत हैं और भाजपा ये सब करवा रही है। वो उसकी चाल है कि नीतीश कुमार को यहाँ पर खत्म करके अपने संगठन को हम यहाँ पर मजबूत कर लें और भविष्य में हमारी संभावनाएं बन जाए ऐसा। लेकिन बिहार की जनता राजनीतिक रूप से, बौद्धिक रूप से बहुत मजबूत जनता है। पूरे देश में उसकी मिसाल है कि वो यहाँ पर राहुल गांधी और तेजस्वी की जो यात्रा थी उसमें उन्होंने अपना एक ट्रेलर दिखाया है और चुनाव के परिणामों में उसका आपको पिक्चर दिखेगी। ठीक है, चुनाव के परिणामों में पिक्चर दिखने की बात कांग्रेस कह रही, इस पर जवाब जरूर लूंगा योगेश गुप्ता जी से। राजेंद्र आगल जी, जिस तरह से दोनों ही पार्टियों के नेता बिहार में इस समय हैं और चूंकि कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, पहले भी हमने देखा है कि मध्य प्रदेश में भी जब चुनाव होते हैं तो दूसरे प्रदेशों से जो नेता है बतौर ऑब्जर्वर भी यहाँ पर आते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के जिन नेताओं का सिलेक्शन बिहार में भेजने के लिए किया गया उसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई पार्टी अब पूरी तरह से कवायद में है, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के नेता बिहार में हैं? देखिए, रणभूमि में सबको उतरने का मौका मिलता है और रणभूमि के तहत दोनों संगठनों ने अपने अपने दिग्गज नेताओं को उतारा है जी सर। अब कामयाबी तो जनता के हाथ में है कि वो कितना उनको कामयाब करती है। सवाल एक और खड़ा होता है इस बात से कि आखिर करके भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके का संगठन, उनके पास मजबूत संगठन है और संगठन का पूरा इस्तेमाल करके वो बहुत सीरियसली चुनाव लड़ते हैं, उतनी सीरियसनेस कांग्रेस में नहीं है।
कांग्रेस के पास एक संगठन हुआ करता था जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और 20-25 सालों से देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो पैरेलल संगठन है आरएसएस और साथ में उनका खुद का अपना संगठन बनाया हुआ हर तरीके का सेल है उनके पास में, जातिगत समीकरण है, जातिगत समीकरणों के तहत वो हमेशा इसमें कामयाब होते हैं और पूरी मेहनत और मशक्कत के साथ चुनाव लड़ते हैं। चुनाव लड़ने में कहीं भी वो ऐसा नहीं समझते हैं कि चुनाव हमारा परिणाम, वो सोच के चलते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। अगर परिणाम उनके पक्ष में नहीं भी आता है तो उन्हें निराशा और हताशा नहीं होती है। जो निराशा और हताशा कांग्रेस में देखने को मिलती है कि ऐसा लगता है कि एक जगह अगर लोटिया डूब गई है तो लगता है कि अरे अब तो खत्म ही होगा एक तरीके से। तो ये ऊर्जा जो बना के रखी हुई है भारतीय जनता पार्टी अपने आप में, उसका कारण यही है कि इनके पास ऑक्सीजन लेवल बहुत ऊंचा है और जो ऑक्सीजन लेवल है उस ऑक्सीजन लेवल के दम पर ये चुनाव लड़ते हैं। चुनाव देखिए जनता को जनता ही हमेशा जनार्दन होती है, पर संगठन की मजबूती और नेताओं की मजबूती और नेताओं की सूझबूझ और सोच, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। चुनाव की रणनीति को बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी से अच्छा कोई भी मैं समझता हूँ उस देश के अंदर या दुनिया के अगर अच्छे चुनावों को देखा जाए तो जिस तरीके से रणनीति बनाते हैं उस रणनीति की तारीफ है काबिल। इस तरीके से वो काम कर रहे हैं तो ठीक है कि वहाँ नीतीश की सरकार है, नीतीश की सरकार से कंपल्सरी होती है सब चीजें, पर अब ये छोड़ के थोड़ी जाना, कोई छोड़ के जाना नहीं चाहता है। भारतीय जनता पार्टी पूरी जोर से वहां पर अपनी सरकार, अभी तो नीतीश के साथ सरकार बनाई, अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए पूरे दमखम के साथ वो लड़ रही है और लड़के अपने संगठन को बहुत पहले, अभी बिल्कुल सजा नहीं है, बिल्कुल बजने के पहले उन्होंने अपने नेताओं को उतार दिया और उन्होंने अपनी युद्ध स्तर पर तैयारियां चालू कर दी और तैयारियां भी ऐसी की है कि सबको जिनको जहां भेजा गया है उसको क्षेत्र को इस तरीके से बांटा है कि जहां पर जाति बाहुल्य नेता वहां कुछ जादूगरी करता। जी सर, बिल्कुल। तो मैनेजमेंट को लेकर हमेशा बीजेपी की चर्चा होती है योगेश जी, लेकिन इस बार कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर बिहार में चर्चा में, उनमें एसआईआर जैसे कि आप जानते ही हैं, इसके अलावा वोट चोरी को लेकर लगातार कांग्रेस निशाना साध रही है बीजेपी पर, राहुल गांधी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं। ऐसे में क्या लगता है, क्या ये सभी मुद्दे बिहार चुनाव को किसी तरह से प्रभावित कर पाएंगे और एमपी कांग्रेस के नेता इन मुद्दों को बिहार में बखूबी भुना पाएंगे? आपने मुझसे प्रश्न पूछा? जी योगेश जी, आप ही से सवाल है। जी बहुत कट के आ रही है, साउंड डिस्टर्ब है ऑडियो। जी मैं चेक करा रहा हूँ योगेश जी। देखिए बिहार की जनता ने जी वो एक काला अध्याय बहुत लंबा 15-20 साल का देखा है लालू यादव का राष्ट्रीय जनता दल, जिसके अलायंस में कांग्रेस पार्टी है और अभी भी लालू यादव जी और उनका परिवार जमानत पर बाहर है। बिहार की जनता बहुत ही समझदार है और भली भांति ये समझती है कि बिहार को अगर विकास के रथ पर जाना है तो निश्चित रूप से एनडीए गठबंधन के साथ जाना है और पुनः ऐसे लोगों को सत्ता में आने का मौका नहीं देना है जो सिर्फ लूट खसोट की राजनीति करते आए हैं और वोट चोर का नारा देने वाला जो परिवार है वो स्वयं जमानत पर बाहर है। तो बिहार की जनता और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पिछले 45 सालों से बिहार की जनता कांग्रेस को भूल चुकी है और जिनके कंधे पे वो सवार है वो बिहार की जनता को पसंद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी पिछले हफ्ते में वहां बड़ी एक आम सभा संबोधित करी, 75 लाख बहनों के खातों में, मां बहनों के खातों में 7.5 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट डाले। तो ये प्रमाणित करता है कि आज मां बहन बेटियों को उनका जायज हक सीधे उनके खातों के माध्यम से मिल रहा है, कोई बिचौलिया नहीं है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विकास को लेकर जो विषय बिहार की जनता के समक्ष रखे हैं, निश्चित रूप से मैं मान के चलता हूं कि इस बार पुनः एनडीए गठबंधन की भारी मतों से जीत होगी और इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बिहार की सरकार बनेगी और उसका नेतृत्व निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही करेंगे, जैसा कि गठबंधन में ये बात हो चुकी है। तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वोट चोर का नारा देने वाले स्वयं चोरी और डकैती के मामलों में जमानत पर है और
हम अपने कामों को लेकर पिछले 11 वर्षों के जो माननीय प्रधानमंत्री द्वारा देश के हित में काम किए गए हैं, वहीं बिहार के लिए जो विकास कार्य हुए हैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स से बिहार की जनता को सचेत करेंगे। ठीक है, शहरयार खान जी, बीजेपी कह रही कि जो इतने सालों में काम हुए हैं उन्हें जनता के बीच में जाकर दोहराया जाएगा, लेकिन कांग्रेस के पास कौन कौन से और इश्यूज होंगे बिहार में? क्योंकि वोट चोरी को लेकर तो लगातार कांग्रेस की कैंपेनिंग जारी है और हर तरह के अभियान में इसे एक बड़ा मुद्दा भी कांग्रेस बना चुकी है। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो नेता हैं कितनी अहम भूमिका और विषयों को लेकर बिहार में सक्रियता से निभाते हुए दिखेंगे? अमित जी, देखिएगा जब से राहुल गांधी जी ने संगठन सर्जन का जो कार्यक्रम पूरे देश में चला रखा है, उससे निश्चित ही बिहार भी अछूता नहीं है। और वहां पर हमारे कार्यकर्ता एक एक पोलिंग बूथ पे मुस्तैदी के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि अब हमको संविधान बचाने के साथ साथ वोट चोरी को भी बचाना है। क्योंकि ये सरकार है जो भाजपा की पिछले 11 साल से बन रही थी। निश्चित ही जो राजेश जी बोल रहे थे कि बीजेपी का संगठन रणनीति बनाता है, तो जिसके पास ईवीएम और चुनाव आयोग है तो निश्चित ही वो निश्चित होकर संगठन को मजबूत करेगा। और वोट चोरी उनके पास एक अचूक हथियार है जिससे कि वो जनता के मत को लूटने का काम कर रहे हैं। और देश में इससे कई प्रमाण है। राहुल जी ने बड़े विस्तार से पूरे देश के सामने बताया भी है और आगे भी आप देखेंगे कि खुलासे होने बाकी हैं। रही बात कांग्रेस की बिहार में, तो कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जिसने देश की आजादी से लेकर देश का निर्माण करा है। हमको ऐसे देश विरोधी लोगों के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है जो विकास के नाम पे भ्रष्टाचार करे, जनता पे लाठियां भांजे, बेरोजगारों को 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार की बात करके हुए मोदी जी आज 22 करोड़ रोजगार कहाँ है पूछ लीजिए। तो उसमें बिहार के युवाओं का भविष्य बिल्कुल निष्क्रिय कर दिया है इन्होंने। और बदले में क्या दे रहे हैं? लाठी है। ये इनका चरित्र है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने जब भी जिस प्रदेश में सरकारें गवर्न करी हैं वहां पर आम जनता के हित के काम करे हैं। चाहे हिमाचल की बात कर ले, चाहे कर्नाटका की बात कर ले, चाहे तमिलनाडु में हमारे अलायंस के साथ की बात कर ले, तो चाहे तेलंगाना की बात कर ले, तो हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। ये लोग चुनावी जीवी लोग हैं। 10,000 रुपए की बात कर रहे हैं। मोदी जी ने 75 लाख महिलाओं को देने की बात करी है, अभी करे नहीं है मेरे मित्र। आप लोग इतना झूठ और लफाजी देते हैं जनता को, वो साफ दिख रहा है। अभी उनके अकाउंटों में आए नहीं है और आपने उनको ट्रांसफर दिखा दिया। कैसे आप पे जनता भरोसा करेगी? मध्य प्रदेश की लाडली बहनें अभी 3,000 का इंतजार करते हुए 1.5 साल हो गए उनको। उनके अकाउंट में 1250 से आगे बढ़ा ही नहीं है। तो ये लोग चुनावी जीवी लोग हैं। जिस प्रदेश में चुनाव होता है वहां पर मोदी जी जाके के उनकी मशीन 10 गुना झूठ बोलने का काम करती है। उन्होंने 2017 में अपने ही गृह राज्य में गुजरात में 50 लाख घर देने की बात करी थी। आज 25 चल रहा है। पूछ लीजिए बिहार गुजरात में कितनों को उन्होंने घर दे दिए है। पूरे देश में बड़ी बड़ी बातें करके युवाओं को 2 करोड़ रोजगार की बात, हर खाते में 15 लाख की बात। उन्हें जो बहनोइयों के खातों में 15 लाख नहीं डाले, आप 10,000 बहनों के खाते में डाल रहे। चुनाव है, एक चीज डाल देंगे, उसके बाद आपको मालूम है कि हमको वापस आना नहीं है। तो हम ये ठगने का काम जो मध्य प्रदेश में करा उसी को आपने दिल्ली में करा, उसी को अब आप बिहार में करने जा रहे हैं। तो जनता आपके चाल चरित चेहरे को पहचान चुकी है। बिहार के लोग मानसिक और बौद्धिक रूप से राजनीतिक समझ रखते हैं और आपकी यहाँ पर ये चाल चलने वाली नहीं है। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। बिहार के लोग देख रहा है आपके चाल चरित चेहरे को। जब ही तो मोदी जी रात दिन परेशान होकर बिहार और अमित शाह बिहार में पड़े हुए हैं, गली गली नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं 200-200 लोगों की रणनीति, इसको नहीं बोलते। अगर आपने जिस राज्य में 20 साल शासन कर लिया हो और आपको अभी भी प्रलोभन देने की बात तो आ रही हो और गली मोहल्लों में सवाई करने ही है, तो ये आपकी नाकामी को दिखाता है। वहां के युवाओं को रोजगार मांगने पे आप लोग जिस तरह से बेदर्दी से मार रहे हैं उसका आपको बिहार की जनता जवाब देने वाली है। SIR का जो चीज में खुल के आया, एक एक मकान में 80-80 वोटर है। राजेश जी जरा ये भी देखिए कि इनके पास जो ये वाली मशीन है ना ईवीएम की, और चुनाव आयोग उनकी बी टीम बन के काम कर रहा है, वो भी आपको बताना चाहिए क्योंकि आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के प्रहरी हैं। और आपको पूरी बात रखना चाहिए कि ये इस तरह से चुनावी जीवी लोग चुनाव में जाकर वोट को लूटने का काम करते हैं। आरोप लगे उनसे ही जवाब ले लेते हैं। योगेश गुप्ता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? योगेश जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है स्टूडियो से स्पष्ट? योगेश गुप्ता जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं?
चलिए, योगेश जी को आवाज नहीं मिल पा रही, एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र आगल जी का रुख करूंगा। राजेंद्र जी, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन पर इस बार पूरी तरह से प्रहार कांग्रेस ने कर दिया और बिहार चुनाव को लेकर ज्यादा ही सरगर्मियां वोट चोरी में देखने को मिल रही हैं, लेकिन क्या माना जाए, क्या वाकई ये एक बड़ा मुद्दा हो सकता है जनता को अपने पक्ष में करने का, और कांग्रेस के लिए एक ये पॉलिटिकल माइलेज दे सकता है? राजेंद्र जी। बड़ा मुद्दा है, क्योंकि एक साथ 300 सांसद जी सर किसी बैनर के नीचे इकट्ठे हो जाना एक बड़ी बात होती है। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी को सोचना पड़ा, और भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो संगठन वहां पर तैनात किया है, अपनी सेना को जो उतारा है, वह यही देखने के लिए उतारा है, क्योंकि बिहार जो है किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है। अगर लालू की सरकार चली गई है तो आज प्रशांत भूषण वहां पर जिस तरीके के दस्तावेज लेकर घूम रहे हैं और कोर्ट में और सब जगह पर जा रहे हैं, कितने करोड़ों का किया, उनके डिप्टी सीएम का क्या हाल है, ये आपको देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। जनता इसको स्वीकार, आप यहाँ बैठे हैं मध्य प्रदेश में, इसलिए हम इसको स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि जानते नहीं, परंतु बिहार का लोकल व्यक्ति इस सब चीजों को जानता है, परंतु भ्रष्टाचार को वो किस नजर से देखता है ये नहीं पता है। वोट चोरी का एक मामला है, तो वोट चोरी वाले मामले में आपने सवाल किया है, एक साथ 300 सांसद इकट्ठे हो जाना एक बैनर के नीचे बहुत बड़ी बात होती है। बहुत बड़ी स्ट्रेंथ के साथ इतने सारे लोग इकट्ठे हुए, वो भी घटक दलों के, कांग्रेस के तो बहुत कम थे, कांग्रेस के साथ साथ में दूसरे घटक दल जो थे उनके सांसद इकट्ठे हो जाना एक अपने आप में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बिहार में वोट चोरी का एक जो मामला है वो कहीं ना कहीं रंग लाएगा। जी, योगेश गुप्ता जी, आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा था, आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही थी, लेकिन शहरयार खान जी ने जो बातें रखी मैं एक बार उन्हें दोहरा देता हूं। उन्होंने कहा कि बी टीम के तौर पर चुनाव आयोग बीजेपी की काम करता है, और यही बात राहुल गांधी भी उठाते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही वो ये है कि मध्य प्रदेश में भी बीजेपी ने जनता को छला, और यही छलावा बिहार में करने की कोशिश भी है। लाडली बहनों के नाम पर जिस राशि का विवरण हुआ था वो अभी तक उनके खातों में नहीं पहुंच रही। तो बिहार में जनता कैसे बीजेपी पर एतबार करेगी, कैसे जीत दिलाएगी चुनाव में? देखिए अमित जी, संवैधानिक संस्थाओं पर सवालिया निशान उठाना, ये राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने अपनी परिपाटी बनाई। एसआईआर और वोट चोरी का जो आरोप लगाया है, एक भी आरोप प्रमाणित नहीं कर पाए। जिस विधानसभा का उल्लेख राहुल गांधी ने कर्नाटक की विधानसभा का दिया था, वहां से कांग्रेस पार्टी का ही कैंडिडेट जीता था। तो अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो कांग्रेस का प्रत्याशी कैसे जीत जाता? राहुल गांधी स्वयं वायनाड से कैसे जीत जाते हैं? प्रियंका गांधी वायनाड से कैसे जीत जाते हैं? आऊंगा शहरयार जी, आप ही करूंगा इनके बाद। राहुल गांधी कैसे जीत जाते हैं? जी, तो ये सब अपनी निकम्मेपन को छुपाने का, जनता के बीच में अप्रासंगिक हो जाना, और जो 55-60 सालों तक लूट खसोट की राजनीति जिन नेताओं ने करी थी, वो जनता के समक्ष एक्सपोज हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारत में विश्व में अपना डंका बजाया है, निश्चित रूप से हमारे बिहार के मतदाता भी उससे गौरवान्वित हैं। और रही बात लाडली बहना की, तो हमारी माँ बेटियां मध्य प्रदेश में भी खुश हैं, महाराष्ट्र में भी खुश हैं, उत्तर प्रदेश में भी खुश हैं, और निश्चित रूप से बिहार में भी चुनाव के पहले ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने 7.5 करोड़ की जो धनराशि उनके खातों में हस्तांतरित की है, वो इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और हम माँ बहन बेटियों के उन्नयन के लिए, हम हमारे अन्नदाता के उन्नयन के लिए, हम हमारे युवा को स्वाभिमान बनाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। आज हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में 4थे नंबर पर आए, शीघ्र ही 3रे नंबर पर आने वाले हैं, और विकास की इस गाथा में कहीं बिहार पिछड़ ना जाए, इस बात का आगाह बार बार बिहार की जनता के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता कर रहे हैं। और मैं ये मानता हूं कि बिहार की जनता भोली जरूर है मगर बेवकूफ नहीं है, समझदार है। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस कैडर के लोग वहीं से निकलते हैं। तो निश्चित रूप से पुनः एक बार एनडीए की सरकार बिहार में होगी, ऐसा मैं मानता हूं। और मध्य प्रदेश से जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय नेतृत्व की जो इच्छाओं को लेकर गए हैं, वो अपना परचम फहरा के आएंगे।
ठीक है शहरयार जी, बीजेपी तो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, लेकिन कांग्रेस का क्या मास्टर प्लान है बिहार फतह करने का? क्योंकि बीजेपी तो लगातार कह रही है कि जनता ने भरोसा किया है, आगे भी करेगी, लेकिन जनता कांग्रेस पर भरोसा करे, कांग्रेस जिस तरह से मुद्दों को उठा रही है उनका साथ मिले जनता को, ये कैसे आश्वस्त कर रही है पार्टी? देखिए अमित जी, आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में जब राहुल गांधी और अभी वर्तमान में तेजस्वी यादव की जो यात्राएं चल रही है, उसमें जो जन सैलाब उमड़ के आ रहा है वो परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। उसी से जो परेशान होकर, ये विचलित होकर अमित शाह और मोदी जी रात दिन भागे दौड़े दिल्ली से बिहार पे पहुंच रहे हैं। और ये चुनावी जीवी लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पर कुछ है, वहां पर कुछ है। मध्य प्रदेश में हाल ये है कि यहाँ पर युवाओं के साथ मध्य प्रदेश में लाडली बहनाओं के साथ छल और कपट करके जो वादे करे थे उसको पूरा नहीं करा। तो बात करें हम बिहार की, तो बिहार में इनकी 20 साल से सरकार है जेडीयू के साथ मिलकर। उसमें बता दें कि अगर इन्होंने बेरोजगारी की दर को कम करा हो या बेरोजगारी के लिए कोई इन्होंने काम करा हो, बिहार से उद्योग खत्म हो चुके हैं, इनकी सरकार की ये कामयाबी है। बिहार में मोदी जी पे विश्वास नहीं है, इसीलिए मोदी जी जाकर बहनों के खातों में 10,000 रुपए डालने की बात कर रहा है और हमारे भाई बोल रहे हैं कि डाल दिया है। अभी उसका बजट प्रावधान करा है, डाले नहीं है, चुनाव के पहले करेंगे। ये चुनावी जीवी लोग हैं, इनको जनता के दर्द और दुख का कोई वजह नहीं दिखती। वहां पर हॉस्पिटलों में खुले आम जिस तरह से गोलीबारी और रंगदारी हो रही है वो किसी से छुपा नहीं है। बिहार पूरा तरीके से क्राइम स्टेट बन चुका है, उस पर इनकी कोई कमांड नहीं है। मुख्यमंत्री अचेत है, इनके भाजपा के नेता मस्त हैं, वो भ्रष्टाचार करने में लगातार लगे हुए हैं। कांग्रेस के आरोप भी अपनी जगह लगातार जारी है और बीजेपी का कहना है कि बिहार एक बार फिर से उसी की झोली में आएगा, फतह होगा। लेकिन मध्य प्रदेश कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता पूरे दमखम के साथ बिहार में डटे हैं। देखना होगा कि इस बार बाजी कौन मारेगा और किसे इसका श्रेय जाएगा। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इसमें जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।